डियर स्टूडेंट्स, अगेन आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस। तो इस यूनिट में हम आज देखेंगे, इस यूनिट में कल हमने देखा था ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था, एक स्टूडेंट ने मुझे कि डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये इब्राहिम लिंकन ने डेफिनेशन दी। लेकिन आज जब हम जमहूरियत को देखते हैं, हम बोलेंगे डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन विच द पीपल फ्रीली एंड फेयरली express their wishes and they choose their representative. Now today we are going to discuss the three determinants. Today we are going to discuss three determinants or components of social divisions. Today we are going to discuss three determinants or components of social divisions. So dear students, what is the first determinant जो है, first determinant हम देखेंगे as per the book is concerned, how people perceive their identities. How people, he stands for people perceive their identities. How people perceive their identities, इसमें हम देखेंगे पहला फैक्टर है हमारे पास, लोग कैसे अपने नजरियात को, अपने ख्यालात को देखते हैं। When people perceive their identities as the singular, सिंगुलर मीन्स जब कभी क्या होगा, इंडिया की हम बात करेंगे, इंडिया में बहुत सारे कास्ट्स है, तो आगे बोर्ड की तरफ आप देखिए थोड़ा सा, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हमारा टॉपिक है। ये हमारा यूनिट का नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री डिटरमिनेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ सोशल डिविजन्स, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। इन इंडिया, हिंदुस्तान में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कास्ट्स हैं और वर्नास। हिस्ट्री में क्या बोलते हैं, कास्टिज्म को वर्नास या वर्ना सिस्टम। तो बहुत सारे लोग हैं, ये क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को सिंगुलर मानते हैं। सम टाइम्स हम बोलेंगे इन इंडिया ब्राह्मणस क्या बोलते हैं अपने आप को, हम एरिस्टोक्रेटिक हैं। क्या बोलते हैं, हम एरिस्टोक्रेटिक हैं। और इससे क्या हो जाता है, जब ये इन्होंने अपने आप को ही बोला हम अमीर हैं, इससे बाकी कास्ट में क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। इट लीड्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, creed, color, sex and religion. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एंड रिलीजन। इससे क्या होता है, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ था, वहां कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में लड़ाई थी। वहां पे हम देखते हैं, वहां क्रिश्चियंस की तादाद 53% थी। इसी तरह से नॉर्दर्न आयरलैंड की हम जब बात करते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ, यहाँ पे 53% क्रिश्चियंस थे 1 मिनट, एंड यहाँ पे 44% रोमन कैथोलिक्स थे।
रोमन कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स। दैट मीन्स इनमें क्या होता था, इनमें भी लड़ाइयाँ होती थी, इनमें भी लड़ाई, यहाँ मेजोरिटी में आते हैं, ये माइनॉरिटी में आते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या था, 53% क्रिश्चियंस एंड 44% रोमन कैथोलिक्स। इनमें भी लड़ाई होती थी ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एंड रिलीजन। कास्ट, कलर, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एंड रिलीजन की बुनियाद पे यहाँ पे भी इनको लड़ाई हुई। अब इसी पॉइंट को अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे हम। तो बोर्ड को मैं रब करूंगा पहले। सिंगुलर मीन्स when we are only giving undue influence. Singular means giving weightage, to one's own caste, अपने ही कास्ट को वेटेज देना। यहाँ पे और भी एक मिसाल मैं आपको दूंगा श्रीलंका की। पावर शेयरिंग में आपने पढ़ा है श्रीलंका में दो ग्रुप्स वजूद में आते हैं, तामिल्स एंड सेनहालीज। तामिल्स एंड सेनहालीज। यहाँ पे तामिल्स की तादाद कितनी थी? एज पर सम बुक्स 14%, एज पर पॉलिटिकल साइंस, एक्चुअल पॉलिटिकल साइंस जब हम देखते हैं वहां पे 18% का रेशियो है, वहां पे 18% का। और सेनहाली वालों का कितना है? 74%। यहाँ 74% वाले मेजॉरिटी में आते हैं और 18 और 14% वाले क्या आते हैं? माइनॉरिटी में। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे सेनहाले वालों ने बोला कि हम सबसे अमीर हैं और हमारी लैंग्वेज सेनहाली लैंग्वेज होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट, सिविल कॉन्फ्लिक्ट कब से स्टार्ट हुआ? 1983 से, जिसमें फिर इंडिया ने भी रोल किया। इंडिया ने भी इंदिरा गांधी के टाइम पे IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, डियर स्टूडेंट्स, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये गए थे ना वहां 1987 में, फिर ये 1988 में वापस आ गए। तो इंडिया ने भी यहाँ पे रोल किया। श्रीलंका में भी सेनहाले वाले बोलते थे हम सिंगुलर आइडेंटिटी को मानते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे तामिल्स की तादाद यहाँ पे कितनी थी? 14%। और सेनहाले वालों की तादाद कितनी थी? 74%। सो यहाँ पे लड़ाई हुई, एक कास्ट ने दूसरी कास्ट को नेग्लेक्ट किया। दैट मीन्स इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इंडिया वाले भी वहां पे चले गए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। ठीक, तो आगे हमें पता चला कि जब हम सिंगुलरिटी हो जाती है वहां पे लड़ाई हो जाती है। और इसी तरह से हमें पता चलता है कि श्रीलंका में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1983 में, और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, सोशल डिवीजन की वजह से LTTE, व्हाट इज LTTE? डियर स्टूडेंट्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ Tamil Elam, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको पॉलिटिकल साइंस में बोला गया, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इनका मेन मकसद क्या है? मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने बनाई? प्रभाकर ने।
करण, दैट मीन्स एलटीटी किसने बनाई? प्रभाकरण ने। इसका मेन मकसद क्या था कि तामिल्स को पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और मॉरल जस्टिस मिले। ऑलरेडी मैंने आपको बोला देयर वाज अ डिवीजन बिटवीन तामिल्स एंड सिन्हालेस। तामिल्स कहां से आए थे? इंडिया से। इनको किन्होंने लाया था? यूके ब्रिटिशर्स वालों ने, ताकि वो श्रीलंका में क्रॉप कल्टीवेशन, इंडिगो क्रॉप की कल्टीवेशन को कल्टीवेट करे। और जब श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ तो ये वहीं पे रह गए और इनके दरमियान और बिटवीन तामिल्स एंड सिन्हालेस के दरमियान लड़ाई हुई। और सिन्हाले वाले तामिल्स को ना तो पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल, इथिकल ये राइट्स नहीं देते थे। पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल, इथिकल। इसी तरह से सिंगुलरिटी का हमें पता चला। अब हम थोड़ा सा देखेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में भी यही हुआ। बेल्जियम वाज डिवाइडेड बिटवीन डच एंड फ्रेंच, डचीज एंड फ्रेंच। तो यहाँ पे भी लड़ाई थी। कैपिटल में ज्यादा तादाद फ्रेंच की थी और डच की भी यहाँ पे भी लड़ाई हुई। लेकिन फिर इन्होंने लेटर ऑन कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी वजूद में लाया। इनको पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट से कोई बात मसला हल, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने पावर को डिवाइड किया बिटवीन सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने तीन गवर्नमेंट बनाई। एक तो है सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। दैट मीन्स सिंगुलरिटी को आप आगे देखिए। बेल्जियम में क्या था? डच एंड फ्रेंच। और यहाँ पे क्या हुआ? बिटवीन डच एंड फ्रेंच में भी लड़ाई हुई थी। तो डच वालों ने फ्रेंच, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? फिर बेल्जियम वालों ने किया, इन्होंने पावर को डिवाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने तीन हिस्सों में पावर्स को डिवाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्यों इन्होंने पावर को डिवाइड किया? सो एज टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कास्ट्स। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरा कंपोनेंट। Secondly, it depends on how political leaders raise their demands. Raising of demands. कभी कभी पॉलिटिकल लीडर लोगों को डिवाइड करते। रेजिंग ऑफ डिमांड्स बाय पॉलिटिकल लीडर्स। क्या होता है? कभी कभी कुछ लीडर्स क्या करते हैं? लोगों को क्रिमिनल लाइन्स पे डिवाइड करते हैं, ताकि इनको क्या होगा हासिल? वोट बैंक। दैट मीन्स raising of demands by political leaders is the second determinant of social division, sometimes in order to gain the vote bank. Some political parties in India are possessing the communal agenda, like RSS and Hindu महासभा। इनका ये क्या करते हैं? ये कभी कभी मुसलमानों के खिलाफ भी जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कभी कभी ये मुसलमानों के खिलाफ जाते हैं और ये एक कम्युनिटी को नेग्लेक्ट करते हैं। आरएसएस वाले और हिंदू महासभा वाले ये नेग्लेक्ट करते हैं मुस्लिम्स को और ये हिंदूज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसकी वजह से भी सोशल डिविजन्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आगे अंबेडकर है जिसने जो आइन का बाप माना जाता है, इसने फिर आर्टिकल 14 को
आर्टिकल 15 को, आर्टिकल 16 को और आर्टिकल 17 को आईन में लाया। 14 क्या बोलता है? राइट इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एंड आर्टिकल 15 बोलता है डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कीजिए। आर्टिकल 16 बोलता है एम्प्लॉयमेंट को वजूद में लाइए, रोजगार दीजिए लोगों को। आर्टिकल 17 बोलता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। Here I will repeat again. Article 14 deals with the equality before the law and the equal protection of law. And Article 15 deals with the end of discrimination. Article 16 deals with the employment opportunities. And Article 17 deals with the abolition of untouchability. And third, अब हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड डिमांड हम पढ़ेंगे अब, हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स। थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास सोशल डिवीजन, समाज में डिवीजन कैसे होते हैं। हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स, हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स to demands, how government reacts to demands raised by the people, how government reacts to demands raised by the people. That means government का क्या काम है? Rule of law, provision of fundamental rights, and fundamental duties, basic facilities which will include food, cloth, shelter and basic education। basic education, क्योंकि बेसिक एजुकेशन जो है इसके लिए 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, इसमें बोला गया आर्टिकल 21 जो है 21 क्लास ए, इसको हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, इसको हम बोलते हैं राइट टू। दैट मींस हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स। अगर गवर्नमेंट ने रूल ऑफ लॉ भी मेंटेन नहीं किया, अगर गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी वायलेट किया, अगर गवर्नमेंट ने बेसिक फैसिलिटीज लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड बेसिक एजुकेशन नहीं दिया, तो लोग क्या हो जाएंगे? डिवाइड। दैट मींस how government reacts. It is the duty of the government to accommodate the people of different faiths who are living within the India. That means it is the duty of the government that how to divide, not how to divide but how to unite. Hindus, Muslims, Christians and Sikhs in one line. And how we can do this thing? We can maintain the rule of law. Rule of law means laws are same for rich and poor. And we can maintain the provision of fundamental rights and duties. We will provide right to education, right to life, freedom of religion, etc. And we will provide food, clothes, shelter and basic education. And basic education के लिए 86th Amendment Act of 2002 पास हुआ और आर्टिकल 21 एक गवर्न करता है इसी के साथ, ताकि तमाम लोगों को एजुकेशन मिले। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट आज खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह कल मैं क्वेश्चंस इस ग्रुप में डालूंगा इस यूनिट के। तो कल हम करेंगे इंशाल्लाह जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। या तो हम ये उठाएंगे कल जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, हाँ यही हम उठाएंगे कल, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर 4। फिर हमारे रहेंगे इसमें चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस डेमोक्रेसी। इसमें हमारे रहते हैं फिर 1, 2, 3, 4, 5। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाएं ताकि आप इन्फॉर्म हो जाए
जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। आज मैं 9th के लिए भी वीडियोस बनाऊँगा, 9th क्लास के लिए इंशाल्लाह। इन फर्दर मैं 12th के लिए भी बनाऊँगा और कुछ नोट्स भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।